हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं आ गया हूं आप सबके बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर के। जिस टॉपिक में आज हम लोग बात करने वाले हैं उसने कहा था शीर्षक। जी हाँ बच्चों, आज टॉपिक का नाम है फिर से उसने कहा था शीर्षक, जिसमें आज हम लोग इस पाठ में उस प्रश्न के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। उस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे, सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप प्रश्न के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े हुए थे। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए आप लोग पिछली क्लास में देख ले। फिर अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो हम लोग चलते हैं कि उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो इसमें कहता है बच्चों कि इसमें चलते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम लोग लिख दें प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर इसमें तो क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो बच्चों कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कितने भागों में बटी है, भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भाग में, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है, कितने भाग में युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। तो बच्चों इसको ध्यान देंगे तो इस कहानी, यह कहानी जो है, यह कहानी कुल 5 भागों में, जैसे हम लोगों को मालूम है यह कहानी कुल 5 चरणों में विभाजित है बच्चों। तो 5 भागों में, अर्थात यह कहानी, इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे, यह कहानी कुल 5 भागों में, कुल 5 भागों में, 5 भागों में घटित है। और पूरी कहानी में, और साथ ही पूरी कहानी में 3 भाग, पूरी कहानी में 3 भाग युद्ध क्षेत्र का है, 3 भाग युद्ध क्षेत्र का है, युद्ध क्षेत्र का है। और तो पहला भाग जो था बच्चों, और पहला भाग जैसे कि दूसरे तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दूसरा तीसरा चौथा, तो ये 3 भाग कौन था, दूसरा तीसरा चौथा भाग युद्ध का वर्णन था। और पहले भाग में उसके बचपन का वर्णन था, और 5वें भाग में उसके मृत्यु और उसके स्वप्न का वर्णन था। तो अगला प्रश्न है बच्चों, इसी में कहता है कहानी के पात्रों की सूची को तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाहता है कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें, सूची तैयार करें। तो यहां देखेंगे बच्चों कि कहानी के पात्रों की सूची जब तैयार करने कहेगा, हालांकि इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं, हालांकि इसको लिखेंगे, हालांकि इस कहानी में, इस कहानी के बहुत सारे पात्र, इस कहानी के बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे पात्र हैं। इसी में से जैसे लहना सिंह, जैसे लहना सिंह कहानी का नायक, सूबेदारनी अर्थात सूबेदारनी, हाजरा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, और हाजरा सिंह, बोधा सिंह, और साथ ही साथ कीरत सिंह, लपटन साहब इत्यादि सब जो था ना, मतलब कि और इसमें बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे पात्र थे। इनमें से हमने यहाँ महत्वपूर्ण पाठ लिया हुआ है, लपटन साहब, अंतर सिंह, और सारे बहुत सारे इसमें थे जो कि इस कहानी के प्रमुख पात्रों में से
थे। और कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहानी के प्रमुख पात्रों की यहाँ तक कि हालांकि इस कहानी में बहुत सारे पात्र थे, इस कहानी में बहुत सारे पात्र थे, और जैसे कि इसमें लहना सिंह कहानी का नायक, सूबेदारनी, हाजरा सिंह, बजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, लपटन साहब, अनंत सिंह, और इसमें से बहुत सारे पात्र थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 कहेगा बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसको हम लोग पीछे लिखते हैं। इसमें से अगला क्वेश्चन को लिखते हैं कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। ये जो कहानी है, ये कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, यानी ये कहना क्या चाहता है, ये कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। तो ये कहानी लहना सिंह के बारे में है। ये कहानी जो है कहना चाहता है कि इसमें कि उसने कहा था कहानी में, यहां लिखेंगे उसने कहा था कहानी में लहना सिंह के, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह के निश्चल प्रेम का वर्णन है, निश्चल प्रेम का वर्णन है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में, लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में बहुत बार एक ही प्रश्न पूछा, बहुत बार एक ही प्रश्न को पूछा, एक ही प्रश्न को पूछा, वह था तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। एक ही प्रश्न वह बार बार पूछा करता था, तेरी कुरमाई हो गई। पर इसका हर बार जवाब एक ही होता कि धत कहकर शर्माकर वह भाग जाती, धत कहकर शर्मा करके वह भाग जाती थी। पर इससे यह साफ प्रतीत होता है, पर इससे, हम लोग इसको ऊपर लिखेंगे, आप लोग इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लगाइए इसका, तो हम लोग इसको आगे लिखते हैं। पर इससे जो था ना, यह साफ प्रतीत होता था। लहना सिंह उससे बार बार एक ही तरह का सवाल किया करता था, लेकिन उसका बार बार एक ही जवाब आया करता था कि पर, कहता है कि इसी का हम लोग क्वेश्चन 3 का आंसर लिख रहे हैं, पर इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह उससे बहुत प्रेम करता है। लहना सिंह जो है कि उसे जो है ना, उससे बहुत दिल से प्रेम करता है, दिल से प्रेम करता है, लेकिन वह उजागर नहीं कर पाता, अर्थात कहने का मतलब बच्चों कि वह बेहद प्रेम करता है और वह उजागर नहीं कर पाता है, और इस प्रकार से वह आगे लेकर जाता है। इसीलिए तो कहा गया है ना, किसी से अगर तुम प्यार करो, किसी से अगर तुम प्रेम करो तो उसको छुपाओ मत, वरना दूसरा कोई लेकर चल जाएगा। वही हाल हुआ लहना सिंह के। लहना सिंह उससे बेहद ज्यादा प्यार करता है, लहना सिंह बेहद ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन लहना सिंह अपने दिल की बातों को कह नहीं सकता है और उसे दूसरा कोई ले जाता है। ठीक ऐसा ही एक कहानी होता है, जैसे आप लोग देखे ही होंगे मनोरंजन के क्षेत्र में, तो उसमें किसी से अगर प्यार किया जाए तो उसमें जो है ना, दिल की बातों को बता देना चाहिए।
इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो है ना दूसरा कोई जो है ना लेकर चल जाएगा। तो वही हुआ इसमें से कि वह उजागर नहीं कर पाता है, और साथ ही साथ वो प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि कहता है कि वह प्रेम निश्चल इसलिए था, वह प्रेम निश्चल इसलिए था कि उस लड़की द्वारा दिए गए वचन था कि उस लड़की द्वारा, अब वो लड़की द्वारा, उस लड़की अर्थात सूबेदारनी द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर, दिए गए वचन को अपना वचन समझकर, दिए गए वचन को अपना वचन समझकर, अपने समझकर निभाया और अपने प्राणों की बलि दे दी, और अपने प्राणों की आहुति देकर वचन निभाया। तो कहता बच्चों की वचन निभाया उन्होंने, अर्थात उन्होंने खुद को प्राण निछावर कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने प्राण को निछावर करके उस कहानी के पात्र, उस जो था ना उस सूबेदारनी के वचनों को उन्होंने निभाया। इससे साफ साफ यह जाहिर हो गया कि लहना सिंह उनसे बहुत दिल से प्रेम करता था। लहना सिंह उनसे दिल से प्रेम करता था। इसीलिए तो उन्होंने उसके वचन को अपना वचन समझकर दिल से बखूबी निभाया और उससे प्रेम का उजागर नहीं किया। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि लहना सिंह गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। लहना सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी, हो सकता है ये क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो जाए कि मतलब इसको टाइम स्पेंड करने के लिए इसमें जो है ना मतलब कि बोर्ड में लिखा रहे, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है आपके एनसीईआरटी से प्रश्नों को। तो लहना सिंह के गांव में आए तुर्की के मौलवी क्या कहता है। तुर्की के मौलवी क्या कहता है। तो बच्चों कहता है कि लहना सिंह के गांव में आए तुर्की के मौलवी क्या कहता है। लहना सिंह के गांव में जो था ना बच्चों की जब आए हुए थे तो उसके तुर्की के जो मौलवी आए हुए थे वह क्या कहते हैं, तो यह वह कहा करते थे कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। कहता है कि लहना सिंह के गांव में जो लहना सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी कहा करते थे कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। जर्मनी वाले बड़े ही पंडित हैं। जर्मनी वाले क्या हैं, बड़े ही पंडित हैं। वेद पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या, कहते हैं वेद पढ़ करके वेद पढ़ के वे विमान चलाने की विद्या जान गए। वेद पढ़ करके वे विमान चलाने की विद्या जान गए। जर्मनी वाले जो है ना बहुत बड़े विद्वान थे और वह वेद पढ़ करके विमान चलाने की विद्या को जान गए हैं। मंडियों में बनियों को बहकाता था। तुर्की मौलवी जो था, मौलवी मंडियों में
बनियों को बहकाया करता था, बनियों को बहकाया करता था, और साथ ही साथ कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, बहकाया करता था कि डाक खाने से सारे रुपये निकालो, डाक खाने से सारे रुपये निकाल लो, क्योंकि राज्य सरकार जाने वाली है, राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार का राज यानी राज्य सरकार यानी क्योंकि सरकार का राज्य, क्योंकि सरकार का राज्य जाने वाला है, राज्य जाने वाला है, यही कहा करके भड़काया करता था। अर्थात तुर्की का जो मौलवी आया था ना, वह लाना सिंह के गांव में आया था। लाना सिंह के गांव में आए हुए तुर्की के मौलवी कहा करते थे कि जर्मनी वाले बड़े ही पंडित हैं और वह वेद पढ़ पढ़ करके वे विमान चलाने की विद्या को सीख गए हैं। भला वेद पढ़ पढ़ के वह विमान चलाने की विद्या सीख गए हैं, और मौलवी जो था मंडियों में बनियों को बहकाया करता था कि डाक खाने से, पोस्ट ऑफिस यानी पोस्टल बैंक से पैसे को निकाल लीजिए, क्योंकि सरकार का राज्य जाने वाला है, सरकार की कुर्सी गिरने वाले हैं, इसलिए इन बातों को कह करके बार बार उसको भड़काया करता था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 5 कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। कहता है जारा क्या है, मौत है, जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, मुरब्बे नहीं मिला करते। कहता है कि वजीरा सिंह के कथन का क्या है? ये बात किसने कहा? वजीरा सिंह ने कहा। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय क्या था? इस कथन का आशय क्या था? कथन का आशय वजीरा सिंह ने ऐसा कहा था, इसका मतलब क्या था कहने का? इसका कहने का मतलब था बच्चों कि ये कहना चाहता वजीरा सिंह के इस कथन का, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है वहां युद्ध के मैदान, आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में भयंकर ठंडी पड़ रही है, वहां युद्ध के मैदान में भयंकर ठंडी पड़ रही है, और जिसके कारण ऐसा लगता है कि जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी, अर्थात कहने का आशय है बच्चों कि यहाँ जहाँ युद्ध क्षेत्र में गया हुआ था वहाँ इतना ठंडी का मौसम था कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग इसको आगे लिखेंगे कि जैसे कि वहाँ जहाँ युद्ध क्षेत्र में गया हुआ था वहाँ इतना ठंड पड़ रहा था कि जैसे मानो कि उसकी प्राण निकल जाएगी। इसी कारण से वजीरा ने ऐसा शब्द का उपयोग किया कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, ऐसा इसलिए कहा था जैसे कि उसका जान निकल जाएगा। और वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को, और कहता है वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा कि मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा। वैसे भी इस स्थिति में इतना निमोनिया बढ़ रहा है कि मरने के लिए स्थान भी नहीं बचा,
कहता है कि आजकल जो निमोनिया के लिए निमोनिया इतना बढ़ रहा है कि मरने के लिए स्थान भी नहीं बचा। जैसे कि कोरोना एक निमोनिया का ही स्वरूप था। कोरोना आया और लगा दिया 2 साल तक लॉकडाउन, सारा चीज समाप्त, सारा चीज फिनिश, सब चीज समाप्त। वही कहता है निमोनिया के कारण इतना सारा बढ़ गया कि मतलब कि ये जो है ना मरने वालों के लिए स्थान नहीं बचा। देखे कोरोना में जो है ना बहुत सारे लोग मर गए, लाखों की संख्या में देश खाली हो गया, जनसंख्या में कमी हो गई। ये निमोनिया का ही स्वरूप था जिसके कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि लहना सिंह, जैसे कि उसमें कहता है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। जी हाँ बच्चों, लहना सिंह का परिचय आपको अपने शब्दों में देना, अर्थात जैसे मैंने आपको बताया इस कहानी में, आपको जिस तरीके से आए, जिस तरीके से आपको याद है, उल्टा रहे या आप उल्टा रहे या किसी प्रकार से बीच में याद हो, बीच में हो या शुरुआत में, कहीं से भी हो, बस तुम्हारे दिमाग में ये सेटिंग हो जाना चाहिए बेटा। बस ये दिमाग में सेटिंग हो जाना चाहिए कि कहाँ से आपको लिखना है और किस तरीके से लिखना। हिंदी कहीं से भी लिखो लेकिन दिल खोल करके लिखो, बस इसको लिख कर आना है, बस इसको जो ना लिख करके ही आना है। तो लहना सिंह जैसे कि इस कहानी का प्रमुख पात्र में से एक है। लहना सिंह इस कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। तो था लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोगों को ज्ञात है लहना सिंह एक बहुत ही वीर सिपाही था। तो यहाँ लिखेंगे लहना सिंह, अपने शब्दों में लिखना, जिस प्रकार आपको समझ में आए, यानी जिस प्रकार आपको याद रहे उस प्रकार से लिखे। लहना सिंह एक वीर सिपाही था, और लहना सिंह एक वीर सिपाही है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र और नायक हैं। कहानी का प्रमुख पात्र हैं और साथ ही साथ नायक हैं। लेखक ने कहानी में इसके चित्र को लेखक ने इस कहानी के में उसके चरित्र को विस्तार पूर्वक उभारा है। और कहते हैं कि वह कहते हैं कि कहानी की समस्त घटनाएं, कहते हैं बच्चों की कहानी की समस्त घटनाएं लहना सिंह के इर्द गिर्द घूमती हैं। कहानी की समस्त घटनाएं लहना सिंह के ही इर्द गिर्द घूमती हैं, जिससे यह साफ प्रतीत होता है, जिससे यह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल दर्पण की तरह साफ है कि कहानी का नायक यानी हीरो लहना सिंह है, कि साफ है कहानी का नायक लहना सिंह ही है, इससे यह साफ साफ पता चल जाता है कि और साथ ही साथ एक सच्चा प्रेमी के रूप में इसमें बहुत घटना है। एक मतलब कि यह लहना सिंह जो मुख्य रूप से कि सच्चा कहानी नायक के एक प्रेमी के रूप में सच्चा प्रेमी के रूप में वह भी लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में
उसके हृदय में एक अनजान भावनाओं ने जन्म लिया। एक बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावनाओं ने जन्म लिया, अनजान भावनाओं ने जन्म लिया और जन्म लिया जो प्रेम था, लिया जो कि प्रेम था, जिसे अभी तक उसको इस बात का ज्ञान नहीं था, और अनजान अनजान भावनाओं ने उसके दिल में जन्म लिया जो कि एक प्रेम था। और यद्यपि उसे अपना प्रेम मिल ना सका, हालांकि हालांकि उसको अपना हालांकि उसको अपना प्रेम मिल नहीं सका, अपना प्रेम मिल नहीं सका, उसको अपना प्रेम मिल नहीं सका। और लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से अपने हृदय में बसाया रखा। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे सच्चाई से अपने दिल में बसाए रखा, अपने हृदय में, अपने दिल में बसाए रखा। उन्होंने उस प्यार को, अनजान प्यार, अनजान प्रेम को उन्होंने बसाया रखा, नहीं बसाए रखा उन्होंने, अनजान प्रेम को अपने दिल में उन्होंने बसाए रखा। और चतुर, लहना सिंह काफी चतुर भी था, नहीं उसकी चतुराई जो था ना बच्चों, उसकी चतुराई का अगर वर्णन करें, उसकी चतुराई के बारे में, उसकी चतुराई के बारे में, वह साथ ही साथ एक चतुर सैनिक था। वह एक बहुत ही चतुर सैनिक था, बहुत ही चतुर सैनिक था, चतुर सैनिक था। इसी कारण से तो, इसी गुण से तो उन्होंने, इसी गुण से उन्होंने धोखेबाज लप्टन साहब को पहचाना, लप्टन साहब को पहचान लिया और सभी सैनिकों सहित अपने वचन को भी बचा लिया, अपने वचन को भी बचा लिया। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि लहना सिंह के बारे में बात करती हैं। और साथ ही साथ इसमें जो ना वचन पालन की सबसे बड़ी विशेषता थी। लहना सिंह जो था वचन पालन, जिसकी बड़ी विशेषता थी वचन पालन। जी हाँ, वचन पालन। इसने वचन पालन करने के लिए, वचन पालने में इसकी सिद्धता, सूबेदारनी के वचन को इन्होंने अपने वचन की तरह निभाया और खुशीपूर्वक अपनी बलिदानी दे दी। तो इस प्रकार से लहना सिंह के परिचय जो है ना, इस शब्द अपने शब्दों में कर सकते हैं। और आप लोग इससे विशेष पूर्वक आप लिख सकते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को लिखना कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। तो आप लोग इसको लिखें, आप लोग फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लगाएं ताकि आप लोग जल्द से जल्द लिख सकें और ये क्लास आगे बढ़ सके। तो हम लोग चलेंगे आगे। इस अगले क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तो लिख लिए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं, चलिए इतना सा छोड़ दिया जाता है, फिर इसको आगे मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कहानी में आया हुआ, कहती है तुम राजा हो, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो,
मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन का, कहते हैं कि वजीरा के इस कथन का, वजीरा के इस कथन का कथन में किसकी ओर संकेत है? वो कथन में किसकी ओर संकेत हैं? किसकी ओर संकेत हैं? वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? कहते हैं, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? जी हाँ बच्चों, ये कथन उस गोरी मेम की ओर संकेत हैं, अर्थात इंग्लैंड की तरफ से यह युद्ध करने के लिए गया हुआ है और वहाँ उसकी गोरी मेम से मुलाकात होती है, यानी गोरी मेम के बारे में बातचीत कर रहा है, वह गोरी मेम के बारे में बातचीत कर रहा है। तो वह गोरी मेम उसको कहा करता था, कहते हैं कि राजा तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हुए हो, यानी तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत हैं। ये फ्रांस इंग्लैंड के साथ कर रहा था, इंग्लैंड की तरफ से। तो यह यानी कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इस कथन से, वजीरा के इस कथन से, वजीरा के इस कथन से, इस कथन में फ्रांस की गोरी मेम की ओर संकेत हैं, फ्रांस की गोरी मेम की ओर संकेत हैं, फ्रांस की गोरी मेम की ओर संकेत हैं, जो कि ऐसा कहा करती हैं कि सारे सैनिकों में से कहा करते हैं कि तुम राजा हो, जो कि हमारी तरफ से लड़ने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए आए हुए हो। यह फ्रांस की मेम कहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि मर्म स्पष्ट करें। हम लोग देखेंगे मर्म स्पष्ट करें। मैं इस पार्ट में आप सब लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इनमें से मर्म स्पष्ट करें, सबसे पहला इसमें था, कहता है कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा। अब के हार में यह आम खूब फलेगा। अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। कहते हैं जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा आम है, उतना ही बड़ा आम है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था, जिस महीने में उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में इसे लगाया, उसी महीने में इसे लगाया। तो कहता है कि इसका आपको भाव स्पष्ट करना है, इसका मर्म स्पष्ट करना है कि ये पंक्ति कहना क्या चाहती है, इसका भाव क्या है, इसका फील्स क्या है। इस पंक्ति को कहने का आप लोगों को इसी कहानी में से, इसी पंक्ति में से आपको बताना है कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा। अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा आम है। इस महीने में, यानी जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया गया है। यह पंक्ति जो है ना, कहना क्या चाहता है, यह पंक्ति बच्चों यह कहना चाहता है कि
प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा द्वारा, यहाँ इस प्रकार से जब कोई मर्म स्पष्ट करने कहेगा, भाव लिखने कहेगा या व्याख्या करने कहेगा तो इस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित शीर्षक, गुलेरी द्वारा रचित शीर्षक उसने कहा था से लिया गया है, उसने कहा था से लिया गया है। यहाँ जो कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक से लिया गया है, और इसमें से कहना चाहता है कि लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है। कहता है कि लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है, बुरी तरह जख्मी है, जिसका अंतिम समय निकट आ चुका है, जिसका अंतिम समय निकटतम आ चुका है, अर्थात जिसका मृत्यु अब नजदीक आता जा रहा है। ऐसी अवस्था में वह अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है, स्मृतियों में उलझा हुआ। वह जो है ना कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है, अर्थात जब वह मरने के चरण में आ गया तो उसका मन जो है ना भूत और भविष्य की ओर दौड़ रहा है, भूत और भविष्य में खोया हुआ है। ऐसी अवस्था में वह इस प्रकार से उलझा हुआ है, ऐसा सोच रहा है। और कहता है कि उसे अतीत की घटनाएं याद आती हैं, उसे जो है ना अतीत की घटनाएं याद आती हैं, उसे अतीत की घटनाएं याद आती हैं, उसे अतीत की घटनाएं याद आती हैं। तो कभी भविष्य की कल्पनाएं, तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसको याद आती हैं। कभी उसको अतीत की याद आती हैं, कभी उसको भविष्य की कल्पनाएं याद आती हैं। कल्पनाएं उसे झकझोर देती हैं, उसको क्या कर देती हैं बच्चों? झकझोर देती हैं उसको, जो है ना कभी उसको अतीत की झकझोर देती हैं उसको। और साथ ही साथ ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वजीरा सिंह से कहता, ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वजीरा सिंह से कहता है, वजीरा सिंह से, लाना सिंह जो है वजीरा सिंह के गोद में सिर रख करके सोया है और वजीरा सिंह से कह रहा है, वजीरा सिंह से ऐसे ही एक कल्पना वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में आम खूब फलेगा। कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में आम खूब फलेगा, आम खूब फलेगा। इस बार आषाढ़ के महीने में आम खूब फलेगा और तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। तुम और तुम्हारा भतीजा दोनों खूब आम खाना, दोनों बैठकर खूब आम खाना, दोनों बैठकर खूब आम खाना। और साथ ही साथ आम खाना, और यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने में लगाया था, उसी महीने में लगाया था जिस महीने में उसका जन्म हुआ था, जिस महीने में उसका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से यह कहानी का भाव है, इस कहानी का केंद्र बिंदु और यह इस कहानी का
केंद्र बिंदु यह समझाना चाहता है। तो यह घटना, अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों ही यहीं बैठ करके आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा आम है, आम का पेड़ है। और कहता है जिस महीने में उसका जन्म हुआ उसी महीने में इसे लगाया। अर्थात कहने का जब उसका मृत्यु नजदीक आ गया, जब उसका मृत्यु बच्चों नजदीक आ गया तो उसका अतीत और भविष्य की घटनाएं याद आने लगी। तो इसी क्षण में कभी उसको अतीत की घटनाएं उसे याद आती हैं, तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर देती हैं। ऐसी ही कुछ यादें हैं जो वजीरा सिंह के गोद में सिर लिए हुए उसको निर्देश देता और उसको कहता है कि इस बार आषाढ़ महीने में आम खूब फलेगा और तुम चाचा और भतीजा दोनों ही मिल करके आम खाना। और अर्थात चाचा और भतीजा, अर्थात यहाँ जो है कि यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर, यह आम का पेड़ जो है तेरे भतीजे के बराबर है। यह वजीरा सिंह से लहना सिंह कह रहा है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग देखें कि इसके बाद तो एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे इसके बाद। इसका दूसरा मर्म है, कहता है कि इसका दूसरा मर्म है कि और जब और अब घर जाओ तो कह देना कि, और अब घर जाओ, और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो, तो कह देना मुझे जो उसने कहा था मैंने वह कर दिया, मैंने वह कर दिया। अब इस कहानी का मर्म स्पष्ट करें, यह पंक्ति का मर्म स्पष्ट करें, यह पंक्ति कहना चाहते हैं। कहते हैं और अब घर जाओ, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगाइए। तो कहता है और घर जाओ तो कहना मुझे जो कहा था मैंने कर दिया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, अर्थात यह पंक्ति क्या कहना चाहते हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग बात करें तो यह कहना क्या चाहता है यह पंक्ति, इसके बारे में हम लोग जाने। तो यह पंक्ति जो है उस समय की घटना है। तो बच्चों यह उस समय की घटना है जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध विराम हो गया, सभी देशों के सैनिक को ले जाने के लिए उसके देश के गाड़ी आने लगे, नहीं उसके जिस तरफ से लड़ रहा था, जिस तरफ से यानी वह सभी लाशों को, जीवितों को, घायलों को उठा कर ले जाने के लिए जब गाड़ी आ रहा था, तो उसी दौरान वजीरा से यानी ये लहना सिंह सूबेदार से कहता है, यह वाक्य लहना सिंह जो है ना सूबेदार से कहता है, जब सूबेदार ने उसको जाने के लिए आप साथ आने के लिए कहता है, तो यह बात कहता है कि और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था मैंने वह कर दिया, यही बात उन्होंने कहा था। तो यहाँ लिखेंगे जस्ट वही बातें जो हमने लिखे हुए थे। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित शीर्षक उसने कहा था, रचित शीर्षक उसने कहा था से लिया गया है। यह पंक्ति युद्ध के अंतिम क्षण में लहना सिंह द्वारा, यह बच्चों यह पंक्ति युद्ध में अंतिम क्षण में लहना सिंह द्वारा सूबेदार को कहा गया है। लहना सिंह द्वारा अंतिम क्षण में सूबेदार को कहा गया है। जब सूबेदार लहना सिंह से गाड़ी में बैठ जाने को कहता है, गाड़ी में बैठ जाने को कहता है, तब यह पंक्ति सूबेदार से कहता है, लहना सिंह द्वारा कहा जाता है, सूबेदार से कहा जाता है। यह पंक्ति
लाना सिंह द्वारा सूबेदार को कहा गया। जब सूबेदार लाना सिंह को गाड़ी में बैठ जाने को कहता है तब यह पंक्ति सूबेदार से कहा जाता है। और कहता है कि लाना सिंह से जो सूबेदारनी ने कहा था उसने उसका पालन किया, अपना वचन समझकर पालन किया, अपना वचन समझकर उसका पालन किया। जी हाँ बच्चों, उसका अपना वचन समझकर उसका पालन किया। अर्थात लाना सिंह से जो सूबेदारनी जी ने कहा था उसका अपना वचन समझकर पालन किया। और जब सूबेदार और उसके बेटे साथ में जाने लगे तब लाना सिंह ने उससे कहा जब घर जाओ, तब लाना सिंह ने कहा कि जब घर जाओ और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था मैंने यह कह दिया। यह पंक्ति